एकाध कोई महाराज होते हैं, उनके आसपास 10 चेले जमा हो जाते हैं। मैं किसी महाराज को गलत नहीं कह रही हूँ, मगर चेले खाली जमा होते हैं, महाराज महाराज ये चाहिए, महाराज से नहीं मिला दुखी होके चले भी जाएंगे। इट इज नॉट, दैट इज नॉट डिवाइन पावर। सो व्हाट इज डिवाइन पावर? लगता था अरे क्या हो गया है, ये होगा कि नहीं, ये कहाँ हम जा रहे हैं। आ गए फिर हम लाइन पे आते हैं। हिंदुस्तान में क्या प्रजातंत्र रहेगा नहीं रहेगा? अपने आप पर विश्वास रखो, क्यों नहीं रहेगा? पॉलिटिक्स में करना है, मगर किस लिए जाते हो? हम बोलते हैं सेवा। सेवा क्या? क्या सेवा करोगे? सेवा तो पार्टी में भी कर सकते हैं, सेवा तो कार्यालय में बैठ के भी होती है। नेता ही बनना है और कुछ भी करके नेता बनना है, तो उनको तो मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ। Life, it happens, and sometimes a lot of such things happens which keeps you in awe, and with time उनकी intensity, उनकी गहराई और उससे मिलने वाली खुशी और एहसास वो बढ़ते जाता है। ऐसा ही कुछ आज मेरे और ओम के साथ हुआ। We were thankful and grateful enough to spend a wonderful time at the house of the one and only Mrs. Sumitra Tai Mahajan. उनके साथ आज हमने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया उनके घर पे, बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया, बहुत कुछ सुनने को मिला, एंड वी वर ग्रेटफुल इनफ, वी वर फॉर्चुनेट इनफ टू हैव अ कॉन्वर्जेशन विथ हर एज वेल एंड टू हैव अ मिनी पॉडकास्ट विथ हर। इस क्लिप में, इस पॉडकास्ट में हमने सुमित्रा मैम से कुछ सवाल किए हैं, कुछ बातें करी है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छी है। सुमित्रा मैम लोकसभा की स्पीकर भी रही हैं, एक 40 ईयर्स से ज़्यादा का पॉलिटिकल करियर रहा है, शी इज़ अ पॉलिटिकल वेटरन, राइट। एंड उनके साथ कोई भी कॉन्वर्जेशन उतनी ही डेप्थ की होगी जितना डेप्थ का उनका करियर रहा। सो इट वॉज रियली आर ऑनर टू बी एट हर प्लेस एंड उनसे बात करना, वो भी ऑन रिकॉर्ड। सो वी आर रियली थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू हर, टू द गॉड, टू पूर्वा मैम, एंड दैट्स इट। इस कॉन्वर्जेशन को एंड तक देखिए, अच्छी कॉन्वर्जेशन है, मज़ा आएगा। थैंक यू। सुमित्रा मैम, अहिल्या देवी होलकर का रेफरेंस या उनका रेलेवेंस प्रेजेंट टाइम में यूथ के लिए कैसा है, लड़का और लड़की दोनों के लिए, जो 18, 19, 20 साल के नौजवान हैं, वो उनके लिए आज के टाइम पे 21st सेंचुरी में 2024 में अहिल्याबाई कैसे और क्यों रेलेवेंट है? Good. एक तो जितने भी मैं कहूँ जो बड़े लोग हैं, जितने भी, उनका रेलेवेंस हमेशा कायम रहता, हमेशा कायम। इसलिए आज जैसे हम भगवान श्री कृष्ण का बोलो तो भगवान कृष्ण ने रास रची, तो आज कोई हमें रास नहीं रचना, लेकिन उनके व्यवहार से क्या मालूम होता है, इंस्पिरेशन। हाँ, इंस्पिरेशन लेना है। वैसे अगर आप देखोगे तो अहिल्याबाई से पहली बात जो सीख सकते, उत्तम प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, है ना। आजकल आप बच्चे मैनेजमेंट की बहुत बात करते हो अच्छे, तो व्हाट इज मैनेजमेंट? कैसे अपने लोगों को संभाल के रखना, अपने लोगों के बड़े ये होने के लिए, अच्छाई के लिए। जैसे उन्होंने महेश्वर में उद्योग प्रारंभ किया, लोगों को उद्योग मिले, प्रारंभ किया, जगह जगह समझो कुएं बावड़ियां बनाई, तो बावड़ी बनाई कैसे? आवश्यकता अनुसार, वो 12 महीने चलती रहे। अब देखो, एक उसके एडमिनिस्ट्रेशन की बात मैं आपको बताऊं कि हम बोलते हैं अहिल्या माता ने पूरे हिंदुस्तान में धर्मशाला बनाई, मंदिर बनाए, बना करके वो तो वापस यहाँ आ गई। वहां मंदिर क्या होगा क्या मालूम, कुछ था। उन्होंने ऐसा नहीं छोड़ा, एडमिनिस्ट्रेशन अब कैसे होना, तो वो मंदिर या वो धर्मशाला वो कायम चलती रहे, उसकी व्यवस्था। तो पुजारी के नाम से वहां कुछ खेत खरीद के उसको दिए, जमीन कुछ ऐसी खरीदी कि उस जमीन पर जो उगे वो धर्मशाला में काम आ जाए, धर्मशाला की जो भी कमेटी उसको चलाती रहे। यानी वापस दोबारा मेरे पास आने की जरूरत नहीं, वही की वही वो चीज चलती रहे, इट शुड गो ऑन, सेल्फ सस्टेन। ठीक बात बोली। तो सेल्फ सस्टेन चीज कैसे बनाना, ये तो उनसे सीख सकते हैं। दूसरी बात, आज बहुत क्या कहते, प्रामाणिकता की, पैसे का अपव्यय नहीं हो, एडमिनिस्ट्रेशन ये बहुत जरूरी है ना।
तो प्रशासन में पैसे का अपव्यय नहीं होना चाहिए और वो अहिल्याबाई ने दिखा दिया है। वो स्वयं देखती थी। कुछ काम बताना है, क्या करना है, कोई चीज़ बाँधना शुरू हो गई, तो ऐसा कहते हैं वो खुद जा कर के वो काम कैसे चल रहा है, शी यूज्ड टू वॉच, सजेशन देती थी, सीखती थी। एक जगह का बताते हैं कि तुम इतनी ही ऊँचाई क्यों ले रहे हो दीवार की? उतनी समझ लिया उनसे। कि ये ऐसा क्यों कर रहे हो? ये उनके इसमें मिलता है कि एक-एक चीज़ को खुद समझती थी। दैट वाज़ वेरी कि खुद समझना है, मुझे अगर आगे का ये चलाना है। अब गोला-बारूद मैंने जैसे कहा कि रसद पहुँचाना, उस समय के युद्ध के अनुसार, मगर रसद पहुँचाना, रसद का निर्माण करना, गोला-बारूद तैयार कर वो अहिल्या माता सीखी, उस ज़माने में सीखी, दैट इज़ समथिंग। नॉन स्टॉप लर्निंग। नॉन स्टॉप लर्निंग, बिल्कुल सही आपने कहा। तो जीवन में नॉन स्टॉप लर्निंग, जीवन में वो जो चालू रखना, क्या सस्टेनेबिलिटी, काम की सस्टेनेबिलिटी कैसे आए, भ्रष्टाचार नहीं हो, ईमानदारी से काम कैसे किया जाता है और आत्मविश्वास, ये तुम अहिल्याबाई से सीख सकते। एक दूसरी बात है कि गृहस्थी में हर एक की गृहस्थी है, लड़का हो या लड़की, जीवन में राइट। सुख दुख तो आते ही है, मगर वैयक्तिक सुख दुख का संतुलन संभालते हुए लोगों के काम करना। कि अगर मैं ऑफिस में आया ना, मेरा घर का टेंशन मैं ऑफिस में लेके आऊं, तो मैं ऑफिस का काम कर पाऊंगा। आज के आपके संदर्भ में मैं कहा, तो घर में टेंशन हो सकता है, नहीं हो सकता ऐसा मैं नहीं कहती, वो होगा। जैसे अहिल्या माता को भी कई टेंशन थे, अहिल्या माता के कई दुख थे, मगर जब वो जा करके दरबार में बैठती थी, किसी को नहीं मालूम होता था, वो तो प्रजा के लिए बैठ गई और उसके अनुसार गंभीरता से उनके निर्णय देती थी। तो ये जो संतुलन, वैयक्तिक सुख दुख का और अपने कार्य के वहाँ, ये संतुलन, उसको तुम क्या वर्क बोलोगे? लाइफ बैलेंस की बात करते हैं लोग। हाँ, वर्क लाइफ बैलेंस, यस, पर्सनल एंड बैलेंस प्रोफेशनल वर्क लाइफ। कैसे करना, हाउ टू बैलेंस द वर्क एंड द होम, व्हाटएवर यू कैन से। ये इनसे सीख सकते हो अहिल्या माता से कि इतनी दुख जीवन में होने के बाद भी काम में कभी कोताही नहीं करी उन्होंने। ये हम राइट। उनसे सीखते हैं। प्रामाणिकता तो मैंने बताई है। तो कैरेक्टर, व्यक्ति का जो कैरेक्टर होता है, अब इनका जो कैरेक्टर इतना साफ सुथरा था, तो और दूसरा एक दैवी कहीं ना कहीं ये मिलता था उनको, क्योंकि उनकी ईश्वर निष्ठा थी। ईश्वर पे निष्ठा इतनी थी कि मैं जो कुछ करूंगी मुझे हिसाब ईश्वर को देना है, ये तो इस अनुसार। बट वो दैवी जो भी कुछ उनके भाव थे, वो कोई वो दरबार में नहीं लाती थी, वो तो उनके काम में दिखते थे। पर्सनल था वो उनका। पर्सनल था, मगर उस पर्सनल का असर काम पे तो होता था ना, ओके। कि काम तरीके से होता था। उसके कारण आत्मविश्वास, उसके कारण निर्माण होता था, मैं जो कर रही हूँ। तो ये जो उनके जिसको तुम डिवाइन पावर, मगर डिवाइन पावर जो अर्जित उनकी होती थी उसका प्रदर्शन नहीं करती थी, लेकिन उस डिवाइन पावर कहीं ना कहीं उनके काम में झलकती, रिफ्लेक्ट होती। तो युवाओं ने ये भी, आजकल युवा डिवाइन के पीछे भी बहुत भागते हैं, वहां मिलता कुछ नहीं है। मैं कहना चाहूंगी सबको, मैं कई बार देखा, एक हाथ कोई महाराज होते हैं, उनके आसपास 10 चेले जमा हो जाते हैं। मैं किसी महाराज को गलत नहीं कह रही हूँ, मगर चेले खाली जमा होते हैं, महाराज महाराज ये चाहिए, महाराज से नहीं मिला दुखी होके चले भी जाएंगे। इट इज नॉट, दैट इज नॉट डिवाइन पावर। सो व्हाट इज डिवाइन पावर? और उस डिवाइन पावर से तुम्हारा आत्मविश्वास कैसे बढ़ेगा, वो तुम्हारे हाथ से काम अच्छे कैसे, ये पूरा उदाहरण है अहिल्या माता। तो युवाओं को भी बहुत कुछ सीखना है अहिल्या माता से। डेफिनेटली। एक और सवाल आपसे। आपने इतना एक्सपीरियंस देखा है पॉलिटिक्स में इतने सालों का, मतलब आपके सामने ही, आपकी आंखों के सामने ही पॉलिटिक्स और उसके हालात ने इतनी बार करवटें ली है। तो प्रेजेंट टाइम्स में जिस तरीके की करवट पे पॉलिटिक्स है, जिस स्टेज पे है, उसके ऊपर आप कुछ पॉजिटिव एंड एज वेल एज नेगेटिव दोनों चीजें आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता सकती हैं? आपको करंट देखो, सिनेरियो के बारे में क्या मेरा लगता है? मेरा तो एक कहना है, इट ऑलवेज हैपन। आपने सागर की लहरें कभी देखी है?
सागर की लहरें उठती है बहुत ऊंचाई पे जाके, धीरे धीरे नीचे भी आती है, फिर भी उठती है। राइट। इट गोज ऑन। हम्म। तो पॉलिटिक्स हो, तुम्हारा जीवन हो, ये चढ़ाव उतार, थोड़ी स्थिरता जैसी लगती है, होती है ऐसा नहीं मैं कहूंगी, ज्यादा नहीं होती है, हम्म। और लगती है। इट गोज ऑन। तो आज की तारीख में जो भी हो रहा है कोई बहुत अलग कुछ नहीं है। एक समय था ऐसा ही हो रहा था, लगता था अरे क्या हो गया है, ये होगा कि नहीं, ये कहाँ हम जा रहे हैं। हम्म। आ गए फिर हम लाइन पे आते हैं। तो मगर अपना आत्मविश्वास ढलने नहीं देना है कि नो, अपना जैसे आज हम बोलते हैं कि अरे हिंदुस्तान में क्या प्रजातंत्र रहेगा नहीं रहेगा, अपने आप पर विश्वास रखो। क्यों नहीं रहेगा? हमारे हिंदुस्तान में प्रजातंत्र पहले भी रहा। बिल्कुल। आपने विश्वामित्र वशिष्ठ की बात की, राजा भी थे, तब भी प्रजातांत्रिक गणतंत्र भी था। हम्म। राजा भी थे, तो भी ऋषि मुनि अपनी स्वतंत्रता से रहते थे। हम्म। उनका अपना एक सम्मान था, अपने आश्रम थे। राजा भी वहां जूते बाहर रख के ही जाते थे। ऐसे उदाहरण के लिए बता रही हूं मैं। तो ऐसा नहीं, हिंदुस्तान ने ये सब कुछ देखा है। तो हिंदुस्तान में ये अपना आत्मविश्वास कायम रखो कि आई एम देयर। मैं एक छोटी सी उदाहरण आपको बिल्कुल। कैसे होता है। हम्म। एक समय था ऐसा ही, मुझे भी कुछ लगता था कि क्या होना है, ये कहाँ हमारा आता है। बिल्कुल। ये अब मेरे भी 40 साल के से ज्यादा की राजनीति हो हम्म। गई। एट सम टाइम मेरे भी मन में ये सब आ गया। मैं मेरे से वरिष्ठ के पास बात कर रही थी। मैंने कहा मालूम नहीं कहाँ हम जा रहे हैं, कैसे होगा ये सब। कुछ बातें ऐसी हो गई होगी कि जो मुझे उदास कर रही थी। सामने वाले व्यक्ति ने, उदास क्यों होती है, तू है ना, मैं हूं, हम्म। जाने दो नीचे। वो नीचे भी कोई गड्ढे में गया, तू और मैं, हम दोनों मिलके उसको ऊपर करेंगे। ये वाक्य से मैं, हाँ बात सही है, क्या आई कैन। वो मेरे साथ है, उन्होंने कहा मैं हूं, तू है, अपनी इच्छा है ना कि ये नहीं होना, वी कैन डू इट। तो ये जो आत्मविश्वास है, मेरा ये कहना है, तो कुछ नहीं होना है, और जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है। अगर कल हमें लगे ये ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, हम अपने आप को सशक्त बनाएं। हम क्या रास्ता दे सकते हैं क्या नहीं, ये सोचिए। हम्म। दैट इज माई। मैं ऐसा नहीं कहूंगी ये हो रहा है कि ये हो रहा है कि ये होगा, यू कांट से। राइट। मगर हाँ, उसका अभ्यास करो और इसका संतुलन अपने लिए भी बनाने की कोशिश करो। और मैं क्या कर सकता हूँ, थिंक अबाउट इट। हम्म। अगर यूथ को पॉलिटिक्स में जाना है, क्योंकि मतलब अगर किसी का पहले से डिसाइडेड है यूथ को पॉलिटिक्स में अगर जाना है, नौजवान है, तो उसको कौन से प्रिंसिपल्स दिमाग में रखनी चाहिए या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए सो दे कैन हैव अ सक्सेसफुल पॉलिटिकल करियर? देखो, एक तो मेरे ये कभी समझ में नहीं आया कि ओके। पॉलिटिकल करियर बनाना है करके जाओ। हम्म। तो क्या होता है कि जैसे कुछ भी करके मुझे परीक्षा पास होना ही है, मेरा हम्म। वाक्य समझ लो। हम्म। कुछ भी करके मुझे परीक्षा पास होना, मगर वो कुछ भी क्या, उसकी ये सीमा कभी क्या है? सोच के रखा है? कुछ भी करके यानी कॉपी करके पास होना है क्या? कुछ भी करके यानी प्रोफेसर को पैसे देके पास होना है क्या? कुछ भी करके यानी कागज की हेरा-फेरी करके होना है क्या? तो वो तुम्हारे कुछ भी में आता हो, तो कोई तुम्हें कुछ नहीं कह सकता। हम्म। और फिर उसके रिजल्ट क्या आएँगे वो तुम भुगतो, राइट। क्योंकि अच्छे ही आएँगे, ऐसे नहीं, कुछ कुछ हरा-हरा लगेगा, मगर हरे-हरे के बाद गड्ढा तो दिखता ही है। हम्म। इसलिए तुम किस काम से लिए जाते हो? तुम्हारा उद्देश्य क्या है? पॉलिटिक्स में करना है, मगर किस लिए जाते हो? हम बोलते हैं सेवा। सेवा क्या? हम्म। क्या सेवा करोगे? सेवा तो पार्टी में भी कर सकते, सेवा तो कार्यालय में बैठ के भी होती है। नेता ही बनना है और कुछ भी करके नेता बनना है, तो उनको तो मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि फिर जो होता है उसको भुगतना भी होता है। तो मेरा इतना ही कहना है, अगर अपना उद्देश्य साफ हो, तो उद्देश्य साफ हो तो मुझे कुछ मिले नहीं मिले, मैं मेरे लिए तो आया ही नहीं हूँ। मुझे कुछ यहाँ अच्छा करके दिखाना है। मेरे हाथ में जितनी ताकत है, हम्म। उतने से ही मैं कुछ अच्छा करके दिखाऊँ। ये मन में लेकर के आगे जाओगे, तो ज़रूर तुम्हारा वहाँ पे तुम उत्थान कर सकते हो, ऐसा मुझे लगता है।
लेकिन तुम्हारा उद्देश्य साफ होना चाहिए। पॉलिटिक्स में ही जाना हो तो भी और कहीं भी जाना हो। मेरे मन में मेरा उद्देश्य साफ होना, मेरे दिमाग में मेरा रास्ता कौन-सा है, ये साफ होना है कि उसी रास्ते से मुझे नहीं दिखता। तो नहीं तो मैं और भी कुछ कर सकता हूँ। मुझे सेवा ही करना है ना, सेवा के अनेक मार्ग हैं। ये सब सोच के रखना है, तो सक्सेस इज़ देयर। सक्सेस कैसा है ये भी एक बात सोचनी है। क्या एमएलए बनने में ही मैं सक्सेस मानता हूँ? एमपी बनूँ तो ही मेरा सक्सेस, फिर मंत्री बनूँ तो ही सक्सेस। अगर मेरे इसमें देखो तो मैं एक ही बार मंत्री बनी। इतने साल की राजनीति करी, एक ही बार बनी ना, वो भी राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री। फिर भी जो भी कुछ करना था करके दिखा दिया, इंदौर के लोगों ने मान लिया। फिर मंत्री भी नहीं रही सालों साल, फिर भी जो मेरे को काम करना थे मैं कोई बड़ी बात नहीं बता रही हूँ। मैं इसलिए बता रही हूँ कि मैं मंत्री रहूँ तो ही कर सकूँ, ये रहूँ तो इट्स नॉट दैट। तुम्हारा उद्देश्य साफ होना चाहिए, थिंकिंग क्लियर होना चाहिए। वेरी वेल, थैंक यू वेरी मच मैम, बहुत बहुत शुक्रिया।